मेरे प्रेजेंटेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट में मैं कपास की उपज कम होने के कारण क्या है, प्रोडक्टिविटी कम होने के जो कारण है वो मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो कपास अपन 3 जोन में लगाते हैं। सेंट्रल जोन में आता है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। नॉर्थ जोन में 3 स्टेट आते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और साउथ जोन में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये ऐसे 10 राज्य है कि जहां कपास की खेती होती है और कपास की ज्यादा पैदावार की जाती है। मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर समीर को, पहले वे आए और किसान भाइयों को अपने विचारों से अवगत कराएं। मैं R&D डिपार्टमेंट को, R&D से मेरा नज़दीक का नाता है। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाई को यहाँ स्वागत करता हूँ अंकुर की तरफ से। अंकुर आपको पता होगा कि एक नागपुर बेस्ड कंपनी है। उसकी प्रोडक्शन से लेके, रिसर्च से लेके प्रोडक्शन तक वो खुद सभी क्रॉप में काम करती है। और आपको बताते हुए मुझे यहाँ हर्ष हो रहा है कि अंकुर सीड्स इस साल अपना 50वां साल सेलिब्रेट कर रही है। 50 साल से वो अविरत किसानों की सेवा में है। सीड से लेके टेक्नोलॉजी तक किसानों तक पहुंचाना वो अंकुर का उद्देश्य रहा है। आज सभी जो सवेरे से जो जितने भी वक्ता थे उन्होंने कपास के बारे में बात की। सभी ने कपास का उपज, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी चाहिए उसके बारे में बात की है। आज का मेरा भी प्रेजेंटेशन ये कपास के ऊपर ही रहने वाला है। इसमें मैं मेरे प्रेजेंटेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट में मैं कपास की उपज कम होने के कारण क्या है, प्रोडक्टिविटी कम होने के जो कारण है वो मैं डिटेल्स में बताऊंगा। उसके बाद में किसानों ने किस्म का चयन करते समय जो आप हाइब्रिड या वैरायटी सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कौन सी सावधानियां उन्होंने बरतनी चाहिए। तीसरा टॉपिक मेरा रहेगा कि गुलाबी सुंडी जो कि अभी हर साल 10 से 20% लॉसेस कर रही है और उसके कुछ 2-3 साल में अटैक भी आए जो जहाँ की इंसिडेंस ये 60-70% तक भी लॉसेस कुछ एरिया में हुए। तो उसका नेचर क्या रहेगा, उसके कंट्रोल्स कैसे करने चाहिए उसके बारे में आप सबको बताऊंगा। और आखिर में जो नई टेक्नोलॉजी आई है जो जिसको बोलते हैं SDPS, हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम, जिसको अपन मराठी में अति घन कपाशी लागवड किंवा सघन कपाशी लागवड बोलते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में मेरे इस प्रेजेंटेशन में बताने वाला हूँ। अंकुर सीड्स की बात करें तो अंकुर सीड्स ऑलमोस्ट सभी क्रॉप में काम कर रही है। लगभग मैंने बताया कि 50 साल से सभी क्रॉप में है। उसमें आप बोले तो वेजिटेबल्स यानी आप जो सब्जी बीज है उसका भी बहुत बड़ा रिसर्च हमारा है। उसके बाद में जो फील्ड क्रॉप्स है, फील्ड क्रॉप्स में बाजरा है, तुअर है, धान है, व्हीट है और बाद में मक्का। इसमें भी कंपनी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं और आ रहे हैं आने वाले सालों में। लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा क्रॉप जो है वो कॉटन क्रॉप्स है, क्योंकि कॉटन क्रॉप्स हमारे लिए ब्रेड एंड बटर है। कंपनी का सभी जो खड़ी हुई है ये कपास के ऊपर ही खड़ी है। और लगभग आपने देखा कि जब हाइब्रिड एरा था, जब कपास के हाइब्रिड्स आए थे तो कंपनी ने 651, 09 जैसे बहुत अच्छे किस्म किसानों तक पहुंचाई थी और किसान की ईल्ड बढ़ाई थी। उसके बाद में हमने अंकुर ने जब बीटी एरा आया, बीटी कपास आए तो अंकुर जय, अंकुर 3028 किसानों तक पहुंचा है। और अभी जब SDPS की बात चल रही है तो SDPS में भी अंकुर ने अंकुर कीर्ति, अंकुर 3106 और बिग बोल में अंकुर हरित जैसे 1 किसानों तक पहुंचा है। कपास की बात करें तो कपास एक तो अपने देश का कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप है ना, जैसे ये जो अपना ये बोलते हैं गन्ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है और ऑलमोस्ट 130 लाख हेक्टेयर में इसकी बिजाई होती है। इसमें कपास की बात करें तो कपास अपन 3 जोन में लगाते हैं। सेंट्रल जोन में आता है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। नॉर्थ जोन में 3 स्टेट आते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और साउथ जोन में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये ऐसे 10 राज्य है कि जहां कपास की खेती होती है और कपास की ज्यादा पैदावार की जाती है। और ऑलमोस्ट 157 डिस्ट्रिक्ट में ये कपास की बुआई होती है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ये पूरे एरिया का 30% एरिया यानी 45 लाख हेक्टेयर एरिया ये सिर्फ महाराष्ट्र में है। यानी भारत का सबसे ज्यादा एरिया ये महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ये कहाँ का लगता है, खानदेश में लगता है, मराठवाड़ा और विदर्भ
ये 3 जो रीजन्स है यहाँ कपास की सोइंग होती है। लेकिन इसकी एक समस्या है, सबसे समस्या है कि इसमें जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी ये अपने महाराष्ट्र की जो है नेशनल लेवल से भी कम है। जैसे कि अभी जो मेरे पहले जो स्पीकर थे सर ने बताया कि नेशनल प्रोडक्टिविटी ये 450 kg लिंट पर हेक्टर है, लेकिन महाराष्ट्र की जो प्रोडक्टिविटी है ये उससे भी कम है, 350 kg लिंट पर हेक्टर तक आती है, यानी ऑलमोस्ट 5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ईल्ड आती है, जो कि बाकी राज्य जो है बाकी राज्यों की तुलना में अपनी बहुत कम है। तो उसके कुछ कारण है, उसके कारण यहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और उसके समाधान क्या हो सकते हैं वो भी अपन आज जान लेंगे। लो प्रोडक्टिविटी के कारण यहाँ आपको डिटेल में दिए हैं, ये मैं इससे भी डिटेल में आपको नेक्स्ट वाली जो स्लाइड्स है उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले है तो सॉइल, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत में नॉर्थ से लेके साउथ तक कॉटन की कल्टीवेशन होती है, उसमें हर एक अलग अलग प्रकार की जमीन है, वो भी एक रीजन है। लाइट सॉइल से हेवी सॉइल्स में कपास की बिजाई की जाती है। हेवी सॉइल्स में उसके देखे जाए तो ईल्ड जो किसान को चाहिए वो आ जाती है, लेकिन लाइट सॉइल जहाँ पान बसन या जहाँ पे पानी का रुका होता है उस जमीन में भी किसान इसकी बुआई कर दे, तो वहाँ प्रोडक्टिविटी किसानों की बहुत कम होती है। उसके बाद में सीड यानी कपास की ऑलमोस्ट इंडिया में 250 के ऊपर हाइब्रिड्स कपास के इंडिया में रिलीज हुए हैं या नोटिफाइड हुए हैं। तो किसान जो लगाते हैं, किसान बहुत ज़्यादा प्रकार के जो किस्म है वो लगाते हैं। तो किससे सीड की सिलेक्शन करते हुए या हाइब्रिड्स का सिलेक्शन करते हुए किसानों ने क्या यानी केयर लेनी चाहिए वो भी मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। तीसरा कारण है अंतर, यानी जमीन का जो अंतर है, कि किसान की जमीन हल्की रहती है लेकिन वो वाइडर स्पेसिंग पे लगाता है, जहाँ पौधों की संख्या बहुत कम रहती है। जहाँ हेवी सॉइल रहती है वहाँ भी किसान और ज़्यादा वाइडर स्पेसिंग पे जाते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन हाइब्रिड्स लगाते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन हाइब्रिड्स लगाने से जो गुलाबी सुंडी है, गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप होता है नवंबर के बाद, तो उसका अटैक लॉन्ग ड्यूरेशन हाइब्रिड्स पे ज़्यादा होता है, वहाँ लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो किसानों ने अर्ली ड्यूरेशन हाइब्रिड्स लगाने चाहिए। उसके बाद में रेनफेड एरिया, इंडिया की बात करें तो अपना 65% एरिया है, ये जो है अपना जो बारिश के ऊपर निर्भर करता है, और 35% जो एरिया ये सिंचित है। तो ये भी एक रीजन है कि अपनी जो प्रोडक्टिविटी है इंडिया की, ये बाकी कंट्रीज की अलावा बहुत कम है। उसके बाद में यूज ऑफ स्पूरियस सीड्स, स्पूरियस यानी बोगस सीड। आपको पता होगा कि इंडिया में जो बोगस सीड का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है। BG3, BG4, BG5 के नाम से बहुत सारे RRBT, HTBT नाम से आ रहे। उसके कुछ क्या बोलते गवर्नमेंट उसको ऑथोराइज भी नहीं करती, फिर भी किसान लगाते उसको, उसी की वजह से भी किसान को उसको लॉसेस आ रहे हैं, उसका ईल्ड या प्रोडक्टिविटी कम होने का ये भी एक कारण है। लॉन्ग ड्यूरेशन हैबिट्स मैंने ऑलरेडी बताया। और बाद में आखिरी का है लैक ऑफ मैकेनाइजेशन। इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि जहां कपास के मैकेनाइजेशन यानी आप उसको कहते हैं यांत्रिकीकरण का बहुत अभाव इंडिया में पाया जाता है। बाकी जो फसल है अपनी, धान है, गेहूं है, यहाँ उसमें अपनी थोड़ी सी तो भी मैकेनाइजेशन है, यानी सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक अपन मशीन के द्वारा उसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन कपास ही एक जो अभी तक क्रॉप है जहाँ सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक लेबर के भरोसे होता है। उसकी लेबर की वजह से किसान कपास से दूर हो रहा है। और ये भी एक और मैकेनाइजेशन न होने के कारण किसानों के बहुत से जो काम है वो लेट होते हैं। लेट होने के कारण उसका इफेक्ट ये प्रोडक्टिविटी पे हो रहा है। तो ये कुछ कारण मैंने यहाँ आपको गिने हैं, इसके डिटेल्स में आप नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसके अलावा दूसरे भी कुछ कारण है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, किसान जो फर्टिलाइजर डोजेस रिकमेंड किए उसके अलावा प्रॉपरली डालता नहीं है। फर्स्ट डोज ऑफ फर्टिलाइजर जो सोइंग के टाइम में या बिजाई के 8-10 दिन तक देना चाहिए, ये प्रॉपर एप्लीकेशन होता नहीं है। सेकंड डोज, थर्ड डोज, यानी इरिगेटेड है तो थर्ड डोज देना चाहिए, रेनफेड है तो 2 डोज में ही काम हो जाएगा। लेकिन उसके जो स्प्लिट डोजेस की परसेंटेज है वो एक प्रॉपर वे से नहीं डालता है। एप्लीकेशन करते समय वो प्लांट्स जमीन के ऊपर ही छोड़ देता है फर्टिलाइजर, उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स देता तो है लेकिन वो जो प्लांट्स को मिलना चाहिए वो प्रॉपरली मिल नहीं पाते। तो ये भी एक उसका रीजन है कि अपना ये प्रोडक्टिविटी कम होने का। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्प्रे, क्योंकि बाकी की फसल की तरह इस कपास को भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जरूरी है। बोरॉन, मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसे के माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे भी फिलहाल बहुत सारे फार्मर्स करते नहीं है। तो एक ये भी रीजन है कि
प्रोडक्टिविटी कम होने का। उसके बाद में इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन, जो मार्केट में जो इंसेक्टिसाइड्स है वो किसान 2-3 इंसेक्टिसाइड मिला के स्प्रेइंग करता है। तो जब 2-3 स्प्रे मिलाता है तो उसकी वजह से तीसरा मॉलिक्यूल उसका तैयार हो जाता है, और जो उसको जो रिजल्ट चाहिए, यानी अगर वो जासीड्स तेला चेपा या जासीड्स अपन उसको बोलते हैं कि जासीड्स को मराठी में क्या बोलेंगे, हरा तेला हिंदी में हो गया, मराठी में तुडतुडे, तुडतुड्याचा कंट्रोल करण्यासाठी आपण मार्केटमधून 2 ते 3 यानी 2 से 3 इंसेक्टिसाइड लाते उसका स्प्रे करते, लेकिन जो अपना टारगेट जो पेस्ट है वो टारगेट पेस्ट अपनी कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि अपन ने जो प्रॉपर मॉलिक्यूल्स लाया है वो उसमें 2-3 मॉलिक्यूल्स अदर मिलाने के कारण उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है। तो उसकी वजह से भी जो प्रॉपर रिजल्ट चाहिए रहते हैं वो किसानों को मिलते नहीं है, और उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने का चांसेस रहता है। उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, किसानों ने क्या करना चाहिए, मैंने अभी जस्ट एक टेबल में एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा निकाल के मैंने बताया है। तो अगर किसान को, आपको पता है कि किसान की 3 प्रकार की सॉइल रह सकती है हर एक किसान के पास, एक तो लाइट सॉइल, मध्यम मीडियम सॉइल या हेवी सॉइल। अगर किसान की लाइट सॉइल है और उसमें रेनफेड है यानी वर्षा निर्भरित है, तो उन्होंने 3 फीट बाय आधे के ऊपर उन्होंने सोइंग करनी चाहिए, उसको अपन एसडीपीएस भी बोलते हैं। वहाँ पौधों की संख्या 29,000 प्लस रहेगी, और उसमें वहाँ जो हाइब्रिड्स है या जो किस्म है उसका सिलेक्शन करते समय अर्ली और इरेक्ट वाले, जो कि जल्दी आने वाले जो क्रॉप है यानी 140 से 160 दिन की जो किस्म है उसी का किसानों ने सिलेक्शन करना चाहिए। और वो खड़ी बढ़त वाले यानी उभट वाढणारे जो वाहन म्हणतो आपण मराठीत, उभट वाढणारे या खड़ी बढ़त वाले वाहन को ही आपको सिलेक्ट करना है। अगर उसके पास पानी की व्यवस्था है, हल्की जमीन है, पानी की व्यवस्था है, तो वो थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा सकता है। वहाँ उनको जो प्लांट पौधों की संख्या रहेगी ये 14,000 से 19,000 तक रखनी चाहिए, और वहाँ पे भी आपको अर्ली हैबिट्स की ही सिलेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आपको प्लांट पॉपुलेशन बढ़ाना है। क्योंकि आपको पता होगा कि जहाँ हल्की जमीन रहती है वहाँ कपास वैसे भी कम बढ़ता है, और हल्की कपास में अगर आप 3x3 4x2 के डिस्टेंस रखेंगे तो पौधों को 25-30 बोल्स के ऊपर बोल्स नहीं लगते। वहीं पे आप अगर क्लोजर स्पेसिंग रखेंगे, क्योंकि 3x3 अगर करें तो उसकी पौधों की संख्या रहेगी 8,000-9,000 तक, लेकिन ये 3 बाय आधे में आप रखोगे वो किसान, तो वहां पौधों की संख्या 3 टाइम्स बढ़ेगी। 3 टाइम्स बढ़ेगी तो एक प्लांट्स को अगर उसको 10 बोल्स भी या 15 बोल्स भी लगेंगे तो 10 बोल्स यानी 10 क्विंटल उत्पादन किसानों को ये कंडीशन में आ जाएगा। अगर वो लाइट सॉइल में 29,000 प्लांट रखता है, 10 बोल्स यानी 10 क्विंटल यील्ड, 15 बोल्स होंगे तो 15 क्विंटल। और कॉटन में आपको पता है कि कपास को 10 या 15 बोल्स लगाना बहुत इजी बात है, तो उसको अश्योर्ड यील्ड ये कंडीशन में आ जाती है। लेकिन किसान क्या करता है कि लाइट सॉइल है, बाजू वाले जो किसान रहता है उसकी जमीन थोड़ी सी हेवी रहती है, वो अगर 3x3 में लगाता है तो ये भी 3x3 में लगाता है, लेकिन उसको 25-30 या 35 बोल्स के ऊपर वो जा नहीं पाता, और वो 7-8-9 क्विंटल तक रुक जाता है। लेकिन ये अगर मेथड उन्होंने यूज की एसडीपीएस, जहाँ के किसान की लाइट सॉइल है, रेनफेड एरिया है, मीडियम टू लाइट सॉइल रेनफेड एरिया है, और एसडीपीएस में जाते हैं या क्लोजर स्पेसिंग, एसडीपीएस यानी 3 फुट बाय 1 फुट, 3 फुट बाय आधा फुट और 3 फुट बाय 1 फुट पर अगर जाते हैं और पौधों की संख्या 14,000 से 29,000 अगर रखते हैं तो उनको अश्योर्ड यील्ड आने की संभावना है, क्योंकि हर एक प्लांट्स को वहाँ 10-15 या 20 बोल्स लगाने हैं, और उसको अश्योर्ड यील्ड या कंडीशन में आ सकता है। अगर उनकी सॉइल हेवी होती है तो उन्होंने नॉर्मल स्पेसिंग पे जाना चाहिए, वहाँ 4x2, 4x3 या 3x3 जैसी उसकी जमीन है उस हिसाब से वो लगाना चाहिए। जहाँ जहाँ ड्रिप की व्यवस्था है वहाँ ड्रिप भी लगा सकते हैं। उसमें उनको ऑलमोस्ट पौधों की संख्या ये जो आसपास 5,000 से 10,000 तक रहती है, और वहाँ थोड़े सेमी डिटर्मिनेट यानी थोड़े अर्ध फैलावदार जो बोलते हैं अपन, थोड़ी स्प्रेडिंग वाले जैसे भी आप प्लांट्स वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ ड्यूरेशन भी आप ये करके 2 से 3 पिकिंग वहाँ बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिनकी जमीन हल्की से मीडियम है और रेनफेड है वो उन्होंने एसडीपीएस पे 100% जाना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी हो चुके हैं, और 20 to 30% यील्ड इस कंडीशन में किसानों की बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉटन हैबिट्स का सिलेक्शन करते समय किसानों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो समाधान क्या है,
उसके बारे में हाइब्रिड्स का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। इसके अलावा मेरे कुछ पॉइंट्स उससे रिलेटेड अगर छूट गए तो आप मुझे मेरे प्रेजेंटेशन के बाद में पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है गुलाबी सुंडी। आपको पता होगा कि गुलाबी सुंडी जब 2002 में सबसे पहले अपने यहाँ बीटी कॉटन रिलीज हुआ, तब अपने तीनों अपने हाइब्रिड जो थे, जो सुंडी आती थी, गुलाबी सुंडी, उसके बाद में अमेरिकन सुंडी और टिपके की सुंडी, यानी उसको अपन एरियाज वाइटेला बोलते थे। तो ये तीनों सुंडी के प्रति बीटी कपास जो है वो टॉलरेंट था या रेजिस्टेंट था। उसके ऊपर ऑलमोस्ट 2013 तक उसके ऊपर ये तीनों प्रकार की सुंडी नहीं आती थी। लेकिन 2013 में पहली बार गुजरात जो एरिया है वहाँ बीटी कपास के ऊपर गुलाबी सुंडी का प्रकोप दिखा है। उसके कारण भी है, उसके कारण ये था जो, लेकिन बाकी जो सुंडी थी, अमेरिकन सुंडी या ठिपक्याची बोंडळी अपन ज्याला म्हणतो, एरियाज वाइटेला, तो उसके ऊपर रेजिस्टेंट डेवलप न हुआ। उसका एक ही कारण है कि ये जो गुलाबी सुंडी है ये मोनोफैगस पेस्ट है। मोनोफैगस पेस्ट यानी उस सुंडी को खाने के लिए दूसरा कपासी का जो कपास है उसके अलावा दूसरा पीक नहीं, क्रॉप नहीं है। दूसरी जो सुंडी है वो क्या बोलते हैं, अपना चना है, तूर है, उसके ऊपर वो अपना निर्भर करती थी और अपना जनरेशन कंप्लीट करती थी। लेकिन जो गुलाबी सुंडी है, गुलाबी सुंडी के ऊपर कपास के सिवा दूसरा क्रॉप न होने के कारण वो सिर्फ उसी पे ही जगती थी और थोड़ा थोड़ा विष खाते खाते, यानी 2002 से लेके 2013 तक वो उसमें अपना खुद में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। और उसके बाद में जितने भी बीटी के कपास आप देखेंगे तो अभी गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप उसमें होने लगा है। उसका मुख्य कारण है कि मोनोफैगस पेस्ट, यानी उसको खाने के लिए एक ही कपास ही होने के कारण उसने अपना रेजिस्टेंस डेवलप किया है। दूसरा कारण है कि कपास में आपको पता होगा कि कपास की जो बीज निर्माता कंपनी थी वो उसमें आपको नॉन बीटी का 120 ग्राम का सीड देती थी और 450 ग्राम सीड के साथ वो 120 ग्राम का बॉर्डर रो में आप लोगों को लगाना था। लेकिन किसान क्या करता था कि वो नॉन बीटी होने के कारण उसको लगाता नहीं था, उसको फेंक देता था, क्योंकि उसको खाने के लिए दूसरा नॉन बीटी देना जरूरी था। वो न देने के कारण वो सिर्फ बीटी के ऊपर ज्यादा फीड करती थी। 90-95% उसके जो जनरेशन है उस टाइम पे मर भी गई, लेकिन जो 2-4% बची उन्होंने रेजिस्टेंट डेवलप किया। और अभी आज की जो कंडीशन है वो अभी कौन सा भी आप बीटी BG2 भी लगाओगे या कौन सा भी जीन लगाओगे या इवन स्प्रेइंग भी करोगे तो उसका कंट्रोल करना मुश्किल है। और 2013, 2017 और 2021 में उसका एपिडेमिक भी आया, तो उसकी वजह से किसानों का 60 से 70% नुकसान भी हुआ है। तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। लॉन्ग ड्यूरेशन हाइब्रिड्स लगाना ये भी एक गुलाबी सुंडी का कारण है, क्योंकि गुलाबी सुंडी की जनरेशन, अगर आप कपास की बात करें तो गुलाबी सुंडी एक क्रॉप सीजन में, कपास के सीजन में 4 जनरेशन कंप्लीट करती है। और एक सुंडी ऑलमोस्ट एक उसका पतंग 250 से 300 टिंडे एग्स देता है, तो उसकी पॉपुलेशन जो है वो फास्ट बढ़ती है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन कपास रहे, जैसे आप जलगांव वगैरह एरिया है जहाँ कपास ये क्या बोलते हैं ड्रिप के ऊपर लगता है और वहाँ 9 से 10 महीने का कपास का क्रॉप रहता है, तो ऑलमोस्ट वो मार्च तक चला जाता है। तो मार्च के बाद जो बीच वाला कालावधि है तो उसमें उसके जो कोश है, ये कोश अपने डॉर्मेंसी में रहते हैं। नेक्स्ट वहाँ पे सबसे पहले बिजाई भी वहीं पे होती है, यानी प्री मानसून सोइंग बोलते हैं अपन। तो प्री मानसून सोइंग में ऑलमोस्ट मई में वहाँ सोइंग होती है। तो वो जो डॉर्मेंसी में होने वाले जो है क्रॉप, जब बारिश निकलती है तो वो डायरेक्टली वो वाले जो क्रॉप बना रहता है 1 महीने का या 1.5 महीने का, तो वहाँ पे अटैक करते हैं और वहाँ लॉसेज ज़्यादा करते हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन हाइब्रिड्स का सिलेक्शन करना भी एक गुलाबी सुंडी के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। उसके बाद में सोइंग ऑफ अर्ली सोइंग, यानी मैंने बताया कि बहुत सारे एरिया में प्री मानसून सोइंग होती है, तो किसानों ने प्री मानसून, अगर इससे बचना है गुलाबी सुंडी से, तो आपको प्री मानसून सोइंग कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्री मानसून सोइंग करते हैं तो जो सुप्तावस्था में या आपके जो क्या बोलते कपास के जो स्टॉक्स रहते हैं वहाँ पे वो डॉर्मेंसी में उसके प्यूपा रहते हैं। तो प्यूपा अगर आप अर्ली सोइंग करते हैं, अर्ली सोइंग यानी अगर मई में सोइंग करते हैं और वो जो जून में बारिश आने के बाद इसकी जो प्यूपा से मौत बनते हैं यानी पतंग बनते हैं, तो आपकी क्रॉप ऑलमोस्ट 1.5 महीने की रहती है। क्रॉप पे स्क्वेयर्स या फ्लावर्स चालू हो जाते हैं। अगर ये डायरेक्टली अगर उसमें एग लेइंग करते हैं तो उसके जो आने वाले लार्वा है उसको जिंदा रहने के लिए फूड मिल जाता है
और वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, और आपकी बाद की जो जनरेशन है उसकी वो कंटिन्यूस होती है, उसमें कुछ रोकथाम नहीं रहती। अगर आपने मानसून के आने के बाद या मानसून पे अगर सोइंग करते हैं, तो वो जो आपको जो मानसून के बाद जो पतंग निकलने वाले हैं, तो आपकी क्रॉप रहेगी 4 या 5 दिन या 10 दिन की रहेगी, अगर उसके अंडे या उसके लार्वा आता है, तो उसको फूड न मिलने के कारण वो अपने आप मर जाएंगे। उसको अपन बोलते हैं सुसाइड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल पॉपुलेशन बोलते हैं। यानी इल्ली तो रहेगी, अंडे भी देगी, इल्ली पतंग तो रहेगा, अंडे भी देगा, लेकिन अंडे से जब उसके बच्चे निकलेंगे, उसको खाने के लिए पर्याप्त फूड नहीं रहेगा, तो मैक्सिमम 90-95% उसकी इल्लियाँ ये और उसके कारण मर जाएगी। और आपको मैंने पहले ही बताया कि कपास के सिवा इसको दूसरा क्रॉप नहीं है जिंदा रहने के लिए, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन में सुसाइडल पॉपुलेशन में चली जाती है। वही आप अर्ली सोइंग करते हैं 1.5 महीना पहले, तो आपका क्रॉप रहेगा फ्लावरिंग पे या स्क्वेयरिंग पे, तो वो डायरेक्टली स्क्वायर पे आपके बोल लेइंग एग लेइंग करेगा, और उनके जो लार्वा रहेगा उसको इजीली फूड आपको मिल जाएगा, और वो ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने भी बैन किया है कि सोइंग करते समय मानसून सोइंग कीजिए या जून में सोइंग कर दीजिए। ये कारण है। इसके मैंने लाइफ साइकिल आपको यहाँ बताइए, एग है, लार्वा आपने मोस्टली आपने, एक तो ये जो इल्ली है बहुत स्मार्ट है, इसके आपको जो फील्ड में अटैक आता है तो आपको पता भी नहीं चलता, और जब आप स्प्रेइंग करते हो तो आपके हाथ से क्रॉप चला जाता है, क्योंकि आपको ये जो इल्ली है सिर्फ आपको, जैसे ये रोजेट फ्लावर है, फ्लावर को जो अपन बंद फूल बोलते हैं, बंद फूल में ही आपको ये मिल दिखेगी। एक बार ये बोल्स में चली गई तो आपको इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन जाता है। तो आपको इस कंडीशन में, जैसे ये फ्लावरिंग पे रहती है और आपको रोजेट फ्लावर दिखता है, यानी बंद फूल, या आपण मराठी त्याला डोमकळी म्हणतो, या अवस्थेमध्ये तुम्ही आपने उसको कंट्रोल किया तो उसका अच्छा और इजी कंट्रोल मिल जाता है। एक बार वो टिंडे के अंदर या बोल्स के अंदर चली गई तो उसका कंट्रोल करना कौन से भी इंसेक्टिसाइड से होता नहीं है। और ऑलमोस्ट ये एक बोल्स को मैक्सिमम मैंने 50 to 60% लॉस, अगर उसका जो फूड है, इसका फूड एक तो उसके पोलन ग्रेन्स है, जो फ्लावर्स में आते जो पोलन्स, वो इसका फूड है, और दूसरा उसकी सीड जो बिनोले बोलते अपन, वो यही खाती है, बाकी पत्तियां वगैरह ये खाती नहीं है, पत्ती नहीं खाती, सिर्फ पोलन्स और ग्रेन के सीड्स के ऊपर ये ज्यादा जिंदा। और इसके जो लॉसेस है 60-70% रहता है। वेट में उसका कम, बोल वेट कम होता है, ओपनिंग अच्छी नहीं होती है, और ऑलमोस्ट 3 से 4 लोक्यूल्स कम से कम ये डैमेज कर सकती है, और एक बोल में आपको 6-7 इल्लियां भी दिख सकती है, और वहीं पे वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। यानी एक बोल से दूसरी बोल्स में वो कभी नहीं जाएगी। एक बोल्स अगर एंट्री करती है तो वहां पे वो पूरी लाइफ साइकिल करके प्यूपेशन के जाने के लिए, और वो जहां एंट्री करती है तो वहां एंट्री पॉइंट भी आपको बोल्स में नहीं दिखेगा, आपको पूरा हरा बोल दिखेगा। आपको लगेगा कि मेरे बोल्स में तो इल्लियां नहीं है, लेकिन आप उसको अगर फोड़ के देखेंगे तो अंदर आपको 1-2-3 इल्लियां मिल सकती है। हाँ, लेकिन वो जब प्यूपेशन में जाने के लिए निकलती है तब वो एक होल करके जमीन के अंदर प्यूपेशन में जाती है। इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत स्मार्ट इल्ली है। इसके लिए उपाय क्या होना चाहिए, मैंने आपको जिसके कारण बताया, तो कारण के हिसाब से उसके उपाय है। एक तो अवॉइड प्री मानसून सोइंग। प्री मानसून सोइंग जो रहती है, जो कि 15 मई में बहुत सारे एरिया में जो किसान के पास पानी की व्यवस्था है तो वो करते हैं, तो अगर वो करते हैं तो वहाँ आपको अटैक ज़्यादा मिलेगा, ताकि वो मैंने कारण बताया कि आपका क्रॉप 1.5 महीने का रहेगा तब, और जब इल्ली मानसून पहली बारिश आने के बाद तुरंत उसके मौत आपको यानी जो डॉर्मेंसी ब्रेक करके वो उसके मौत आपको इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं, तो वह ज़्यादा डैमेज कर सकती है। अर्ली हाइब्रिड्स का आपने सिलेक्ट करना चाहिए 140 से 160, यानी आपकी क्रॉप 15 दिसंबर या 15 नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी क्रॉप खत्म हो जानी चाहिए। अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो आप उसके ऊपर दूसरी क्रॉप लीजिए। आप उसमें समर ग्राउंडनट ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, अब ये आप क्या बोलते हैं अपना मस्टर्ड ले सकते हैं, अगर पानी से, क्योंकि क्रॉप को बढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी क्रॉप हरी है, नवंबर दिसंबर के बाद आपके पास पानी की व्यवस्था है, हरी क्रॉप है, तो उसके ऊपर गुलाबी सुंडी की जो पतंग है ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एग लेइंग वहाँ ज़्यादा होती है, और आपको ग्रीनरी अगर दिखती है, लेकिन नंबर ऑफ आपके बोल्स जो है वो डैमेज ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस है। फेरोमोन ट्रैप्स ये कौन कौन लगाता है, कैसे लगाते हो आप लोग, कोई बताएगा? तर आपलं कंट्रोल झालं आहे गुलाबी बोंडळी। बरेचशे शेतकऱ्यांना तर याबद्दल माहिती नाही आहे, ज्यांना माहिती आहे ते चुकीच्या पद्धतीने लावत आहे। आणि बोला ना, काय म्हटलं सर?
मैं बताता हूँ आपको, सभी एक ही पॉइंट पे आएंगे। तो बहुत सारे किसानों को इसके बारे में पता ही नहीं है। एक तो ये जो फेरोमोन ट्रैप से गुलाबी सुंडी का कंट्रोल नहीं होता। पहली बात, गुलाबी सुंडी से क्या, ये फेरोमोन ट्रैप से अपने को क्या पता चलता है कि अपने जो एरिया या कपास का क्षेत्र है इसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप चालू हो गया कि नहीं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास अगर आपको लगा कि शुगर बढ़ गई है मेरी, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, बराबर है। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के देता है। टेस्ट लिख के दे दिया, इसका मतलब आपका समाधान हो गया क्या, कंट्रोल हो गया क्या आपका जो बीपी शुगर है। तो वो फिर आपको टेस्ट होने के बाद आपको डॉक्टर के पास फिर जाना पड़ता है। डॉक्टर वो रिपोर्ट देखता है, रिपोर्ट देखने के बाद बताता है कि आपको शुगर कितना है, कितनी बीपी है, तो आपको कौन सी दवाई लेना है, कितनी मात्रा में लेनी है, बराबर है। ये वैसा ही है। ये एक सिर्फ क्या बोलते हैं मॉनिटरिंग का सिस्टम है। आपको सिर्फ मॉनिटर करता है कि आपके खेत में गुलाबी सुंडी आई तो कितनी आई है, मुझे स्प्रे कब करना है कि नहीं करना है, और कौन सा करना है। इसका इंडिकेशन जो देता है ये फेरोमोन ट्रैप देता है। और किसान जो लगाता है फेरोमोन ट्रैप, तो उसको बहुत सारे किसान ल्यूर भी नहीं लगाते। ल्यूर यानी वो जो फीमेल गन बोलते हैं, वो भी नहीं लगाते। और लगाते हैं तो 45 दिन के बाद। अगर मैंने बोला कि ये क्रॉप कंडीशन जो रहती है, ये अपनी जो आसपास 3-4 महीने तक रहती है इसका अटैक, तो सीजन में 3-4 बार उसके ल्यूर चेंज करनी चाहिए। तो कोई किसान लगा लेता है, दूसरी तीसरी बार जाके देखता भी नहीं है मेरे जो ट्रैप है, ट्रैप में कितने पतंग आए उसको गिनता भी नहीं है। अगर किसानों ने ये चीज की तो स्प्रेइंग की जरूरत भी नहीं पड़ती किसानों को, यहाँ वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका जो नुकसान है ये यहीं पे आपको पता चलेगा कि मेरे इसमें कितनी सुंडियां है। ये लगाते समय किसान को 30 दिन के बाद, 30 दिन जहाँ पे स्क्वेअर्स पात्या, अपन म्हणतो मराठीत पात्या किंवा फुलबुग्गी और स्क्वेअर्स आते हैं, तब किसानों को लगाना चाहिए। उसकी हाइट, कपास की जो हाइट रहती है उसके 1 फीट ऊपर होनी चाहिए। उसमें क्या रहता है, मादा का गंध रहता है, जो कैप्सूल रहता है जो बीच में लगाते हैं उसमें मादा का गंध रहता है। उसमें जो फेरोमोन, जो मेल मॉथ्स रहते हैं, मेल मॉथ्स को अट्रैक्ट करता है। मेल मॉथ्स वहां आते हैं और वहां चक्कर आके गिर जाते हैं बीच में। अगर आपको 8 मॉथ 3 दिन कंटिन्यूस दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे खेत में, क्योंकि यहाँ जो छपड़े हैं आपको ये सिर्फ मेल मॉथ है, फीमेल मॉथ तो आजू बाजू कहीं तो भी होगी और वो एग लेइंग कर रही होगी, बराबर है। किसानों को क्या लगता है कि मैंने तो मॉथ पकड़ लिए, अभी मुझे स्प्रे करने की जरूरत नहीं, लेकिन मेल थोड़ी एग लेइंग करते फीमेल। तो आपको फीमेल के आपको पता होना चाहिए कि अभी आजू बाजू में मेरे फीमेल्स मॉथ है, वो एग लेइंग करने वाले हैं। अगर 8 मेल मॉथ्स अगर आपको कंटिन्यूस 3 दिन मिलते हैं तो आपने 7वें 8वें दिन स्प्रेइंग करनी चाहिए। स्प्रेइंग करते समय सबसे पहले स्प्रे कौन सा लेना चाहिए, सबसे पहले स्प्रे गैस पॉइजन जो है क्लोरोपाइरिफॉस, प्रोफेनोफॉस, ऐसे इसका स्प्रे पहले लेना चाहिए। अगर उससे कंट्रोल, मैक्सिमम कंट्रोल आपको उस टाइम पे मिल जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि गुलाबी सुंडी अगर बोल्स के अंदर, और एग लेइंग के 8 दिन रहते, ऑलमोस्ट 6 से 8 दिन एग लेइंग का पीरियड रहता है। उससे जो हैचिंग होती है, यानी जो सुंडी निकलती है, वो 4-5 दिन में वो बोल्स के अंदर एक तो स्क्वेयर्स खाती है, पहले फ्लावर्स मिले तो फ्लावर्स खाती है, अगर बोल्स रेडी है तो बोल्स के अंदर चली जाती है। और एक बार ये इल्ली बोल्स के अंदर चली गई तो आपका कौन सा भी इंसेक्टिसाइड इसके ऊपर काम नहीं करता। तो आपको फेरोमोन ट्रैप्स लगा के उसका मॉनिटर करना है और स्प्रेइंग की डिसीजन लेना है। तो आपको ये फेरोमोन ट्रैप्स बहुत सिंपल, और इसकी कॉस्ट भी बहुत है। बहुत किसानों को पता भी नहीं है। 60-70 रुपए में ये मिलता है, 30 से 40 रुपए में उसका ल्यूर मिलता है। किसान स्प्रेइंग के लिए 1500-2000 रुपए खर्चा करता है, 3-4 स्प्रे करता है। अगर इन्होंने ये दो भी लगा लिए फेरोमोन ट्रैप्स एक एकड़ खेत में, यानी ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए खर्चा है और उसको प्रॉपरली मॉनिटर हो सकता है। लेकिन किसान इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, लेकिन जब स्क्वेयरिंग या फ्लावरिंग पे होती है तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए कि मेरे जो ट्रैप है उसमें कितने मॉथ्स आ रहे हैं, उसकी गिनना जरूरी है। उस हिसाब से उसको डिसीजन लेनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको किसानों के लिए। और ये गवर्नमेंट की तरफ से भी फ्री दे रहे हैं। मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये का ये मिलता है। प्रॉपरली इंस्टॉल कीजिए और प्रॉपरली ल्यूर को उसको चेंज कीजिए। 45 दिन के ल्यूर का उसका ये रहता है सेंट, तो 45 दिन के बाद आपको उसको चेंज करना है। तो जब आपको पता होगा कि 1971 के पहले अपने यहाँ स्ट्रेट वेराइटीज लगती थी, जैसे अपन उसको बुरी वगैरह बोलते थे, तब अपनी प्रोडक्टिविटी थी 152 kg लिंट पर हेक्टर। लेकिन उसके बाद में जब हाइब्रिड एरा आया, हाइब्रिड्स में
1971 में H4, H6, H8 और कुछ कंपनियां जैसे राशि है, अंकुर सीड्स ने 65109 जैसे हाइब्रिड्स लाए, तब अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी पूरे इंडिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ के 330 केजी लिंट पर हेक्टर हो गई। उसके बाद में 2002 में बीटी को परमिशन मिली, उसमें BT1 या BG1 टेक्नोलॉजी बोलते थे, जो 3 सुंडियों के लिए प्रतिकारक थी। तो उसमें उसके बाद अपनी प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली 330 केजी से 450 केजी लिंट पर हेक्टर बढ़ी। 2008 में जब BG2 टेक्नोलॉजी आई, फिर उस अपनी प्रोडक्टिविटी 565 केजी लिंट पर हेक्टर, यानी ऐसे लास्ट अगर अपन जो एरा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी कपास में आई है तो प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूसली बढ़ती रही। लेकिन जब 2013 से लेके अब तक 2025 तक आपकी अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो 450 केजी लिंट पर हेक्टर, यानी वो ऑलमोस्ट कम होती जा रही है। उसका एक वन ऑफ द रीजन है गुलाबी सुंडी, क्योंकि सबसे पहले 2013 में 13-14 में गुजरात में उसका अटैक आया, उसमें 60 to 70% लॉस गुलाबी सुंडी ने किए। उसके बाद में 2017-18 में साउथ में यानी तेलंगाना और आंध्र में उसका अटैक आया, वहाँ प्रोडक्टिविटी कम हुई है। और 2000 लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि जो नॉर्थ जोन है, नॉर्थ जोन में भी 2021 में उसका मेजर अटैक आया, वहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। इसका वन ऑफ द रीजन क्या है कि गुलाबी सुंडी। और अभी इंडिया में या कुछ कंट्रीज के पास ऐसी नई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि कपास की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। तो SDPS ही जो एक टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले दिनों में आपको गेम चेंजिंग होने वाली है और उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में सहायता करने वाली। वो कैसे करेंगी मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा। तो एक तो सबसे पहले आपने हाई डेन्सिटी प्लांटिंग यानी अति घन कपाशी लागवड किंवा हाय डेन्सिटी प्लांटिंग सिस्टम म्हणजे काय ये आपने को समझना चाहिए। SDPS यानी हाई डेन्सिटी प्लांटिंग सिस्टम म्हणजे जो नाम है हाई डेन्सिटी, यानी वहाँ पौधों की संख्या बढ़ानी है। पौधों की संख्या कितनी बढ़ानी है और कौन सी जमीन में बढ़ानी है? जहाँ की हल्की कोरडवाहू जमीन जो बोलते हैं, जो कि वर्षा के ऊपर निर्भर है, ऐसी खेती में हल्की से मध्यम जमीन और कोरडवाहू जमीन यामध्ये किसानों ने अपनी ये SDPS टेक्नोलॉजी का अवलंब करना चाहिए। यहाँ कितनी स्पेसिंग रखना चाहिए? 3 फुट बाय आधा फीट या 3, अगर हल्की जमीन है तो वहाँ किसानों ने 3 फीट बाय आधा फीट रखना चाहिए, जहाँ की पौधों की संख्या है 29,000 रहेगी। और जिसकी जमीन मीडियम जमीन है वहाँ 3 फीट बाय 1 फीट पे रखना चाहिए, जहाँ की पौधों की संख्या 14,000 के प्लस रहेगी। जिस किसान की जमीन हेवी जमीन है और पानी की व्यवस्था है, उसको इस पद्धति में जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने 3x2, 3x3 या 4x2 अंतर पे ये कॉटन लगा सकता है। अपन अपनी इंडिया की बात करें तो 80% ऐसी जमीन है कि जो SDPS के लिए सुटेबल है। तो एटलीस्ट अपने 20% जमीन भी अपन SDPS के ऊपर कन्वर्ट कर लेते हैं तो अपन सर ने जो सवेरे बोला था कि 700 केजी लिंट का जो अपना टारगेट है वो अपन इजीली अचीव कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अपने को मैकेनाइजेशन क्यों करना है, क्योंकि मैकेनाइजेशन की पहली स्टेप जो है वो SDPS है। क्योंकि अपन SDPS में लगाएंगे तभी अपन मैकेनाइजेशन को लिए प्रमोट होंगे। क्योंकि SDPS में क्या क्या होगा, SDPS आप लगाओगे तो आपका मैकेनाइजेशन की तरफ आप अपनी एक स्टेप्स आपको आप बढ़ाने वाले, यानी सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक ये सब काम ये अब तक लेबर के भरोसे हो रहा है, ये सब मशीन के द्वारा होगा। इसके अपन ने डेमोन्स्ट्रेशन भी बहुत जगह किए। ठाकरे साहब की यहाँ अकोला में भी बहुत साल से इसके ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है। और किसान, क्योंकि आपको पता है कि किसान जो है ये कपास से दूर हो जा रहा है, तो उसका एक मेन रीजन है कि लेबर, क्योंकि किसान को प्रॉपरली टाइम पे लेबर नहीं मिलता। और सबसे ज़्यादा लेबर जो लगती है एक तो वीडिंग के टाइम में, यानी आप जब निंदन या आप जो निड़ाई गुड़ाई करते हैं तब लगते हैं, और हार्वेस्टिंग के टाइम में जब आप पिकिंग करते हो तो सबसे ज़्यादा लेबर वहाँ लगती है। और लेबर की अवेलेबिलिटी न होने के कारण और टाइमली लेबर अवेलेबल न होने के कारण कपास का किसान ये दूसरे क्रॉप में डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन अगर अपन यहाँ मैकेनाइजेशन करते हैं, SDPS लगाते हैं, तो किसान की यील्ड भी बढ़ने वाली है और जो एक्सपेंसेस है, इनपुट्स जो बोलते हैं खर्चा किसानों का कम होने वाला। वो कैसे होने वाला है मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा। ये सर ने जब ये बहुत सारे डिस्कस हुआ है, जब कि सर ने ये बताया था, मैं उसको अभी टेबल फॉर्मेट में लाया हूँ। तो अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया इंडिया का 130 लाख हेक्टर में कपास की सोइंग होती है अदर कंट्रीज के। इसमें अपने यहाँ फार्मर्स की संख्या 60 लाख है, जो कि चाइना के बाद अपने यहाँ सबसे ज्यादा किसान है कपास के, ठीक है। लेकिन प्रोडक्टिविटी अगर बोले तो सबसे कम है,
सबसे ज़्यादा एरिया, सबसे ज़्यादा किसान, लेकिन कंपेरेटिव अगर प्रोडक्टिव बोले तो 448 केजी लिंट पर हेक्टर, लेकिन अगर दूसरी कंट्री बोले तो 1800 केजी है, 2000 केजी है, 1800, 950 अमेरिका का है, और पाकिस्तान भी 550 केजी लिंट पर हेक्टर है। उसका मुख्य कारण सिर्फ एक ही है कि बाकी सभी देशों में एसडीपीएस किसान लगाते हैं। एसडीपीएस यानी मशीन से सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक ये मशीन से होता है। इंडिया और जो पाकिस्तान है, सिर्फ यही प्रोडक्टिविटी आपको कम दिखेगी। 550 पाकिस्तान में है और इंडिया में 450 केजी लिंट। या इसका मुख्य कारण है वाइडर स्पेसिंग, डिबलिंग यानी सोइंग करना है, और बाकी जो कंट्रीज है वहाँ एसडीपीएस प्लांटर के सामने सोइंग और एसडीपीएस टेक्नोलॉजी के कारण ही वहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। तो ये कुछ रीज़न है कि वहाँ प्रोडक्टिविटी क्यों ज़्यादा है और अपने यहाँ क्यों कम है। अगर किसान अपना भी जाता है इस एसडीपीएस सिस्टम में तो नो डाउट कि 700 केजी जो अपना टारगेट है, तो 700 केजी लिंट पर हेक्टर अपन इजीली जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने को कुछ सावधानियां बरतनी है। कपास का हाइब्रिड्स का सिलेक्शन है, सॉइल का सिलेक्शन है, ये सब करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट मैंने कि कोई किसान बताएगा कि कपास में कितने लेबर लगते हैं और कितना खर्चा आता है एकड़ में? ऑलमोस्ट कितने लेबर लगते हैं एकड़ में, किसी ने कभी कैलकुलेट किया है? कपास में ऑलमोस्ट हेक्टर में 120 लेबर लगते हैं, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, या उसके अपन जो बोलते हैं कि धसकट उपड़ण्यापर्यंत। हाँ, तो 121 लेबर जनरली लगते हैं। और खर्चा कितना आता है एकड़ में? 3500 नहीं, 35,000 से 40,000 प्रति एकड़ खर्चा आता है किसान का, कम से कम 35,000 से 40,000। वहां लैंड प्रिपरेशन यानी जमीन की तैयारी से लेके रिमूवल ऑफ स्टॉक्स, एक क्विंटल का नहीं, मैं एकड़ या हेक्टर की बात कर रहा हूं। तो एक एकड़ में 35,000 तक खर्चा किसानों को आता है, कम से कम। अगर ये मैंने बताया कि यहाँ सबसे ज्यादा लेबर जो है कपास में लगते हैं, 121 लेबर पर सीजन में लगते हैं, जो कि बाकी जो क्रॉप है, बाकी क्रॉप से बहुत ज्यादा है। अगर अपन ने यहाँ मैकेनाइजेशन का प्रमोट किया, मैकेनाइजेशन यानी अगर बहुत सारे किसान बैलों के द्वारा उसकी जोताई जुड़ाई करते हैं, बहुत महाराष्ट्र में, विदर्भ में पर्टिकुलरली, अगर वो ट्रैक्टर का यूज करे तो टाइमली उसका ऑपरेशन होगा। उसके बाद में सोइंग के लिए या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए प्लांटर्स आए, न्यूमेटिक प्लांटर्स है, ट्रैक्टर ड्रॉन सीड ड्रिल्स आए हैं। उसके अलावा टोकन यंत्र भी है छोटे छोटे। अगर किसानों की जमीन 2.5 से 3 एकड़ है तो छोटे टोकन यंत्र के सहाय्य इसमें वो 6 एकड़ एक दिन में सोइंग कर सकता है। अगर वो प्लांटर न्यूमेटिक प्लांटर का यूज करता है तो एक दिन में 20 एकड़ जमीन वो सोइंग या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर सकता है। तो यहाँ किसान की जो लेबर है, लेबर की संख्या कम हो सकती है। उसके बाद में वीडिंग में कम से कम 10 लेबर 1 एकड़ के लिए लगते हैं। अगर उसने एक पहला स्प्रे वीडीसाइड, जैसे कि वीडीसाइड है, हिटवीड है, या घासा जैसी वीडीसाइड है, तो दो वीडिंग की जगह उसको एक वीडिंग की जरूरत पड़ सकती है, वहां पे भी उसके लेबर कम लगेंगे। पेस्टिसाइड का स्प्रे करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है, उसका भी ऑफर अगर करते हैं किसान तो उसको लेबर की जो अवेलेबिलिटी या डिफिशियंसी है वो कम हो सकती है। सबसे ज्यादा जो खर्चा है पिकिंग में होता है। मैंने बताया कि आपको जो जितना भी खर्चा है उसके 36% खर्चा जो है लेबर पिकिंग में होता है। अगर मशीन द्वारा एक ही टाइम पे अगर पिकिंग होती है तो वहां पे भी किसानों की लेबर की बचत हो सकती है। और जो उसके स्टॉक्स अपरूटिंग यानी उसके जो डंठल निकालने का है, वहां पे भी अगर शेडर का वगैरह किसान यूज करता है और वो जमीन में गाड़ देता है तो उसका कार्बन क्रेडिट भी होगा, जमीन की उत्पादकता भी बढ़ेगी, और उसका जो लेबर लगने वाले उखाड़ने के लिए तो वो भी खर्चा उसका कम हो सकता है। इसीलिए अपने को मैकेनाइजेशन के लिए जाने की जरूरत है। उसमें आपको लेबर कम लगने वाला है और जो आपका खर्चा है वो कम होने वाला है। ये हमने कुछ, लेकिन एसडीपीएस अगर किसान हल्की जमीन वाला, कोरडवाहू जमीन वाला किसान अगर एसडीपीएस पे जाता है तो उसने कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो नॉर्मल किसान है, नॉर्मल खेती जैसी कपास की खेती है उसके जैसी इसकी खेती रहने वाली नहीं है। क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पौधों की संख्या 3 पट रहने वाली है। यानी अगर आपकी यहाँ 9,000 पॉपुलेशन रहती है तो वहाँ 27,000 या 29,000 रहने वाली है।